तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है यूएस का। हम लोग देख रहे हैं कि एक तरह से जियो पॉलिटिक्स में मल्टीलैटरलिज्म को खत्म करके, है ना, जो यूनिलैटरलिज्म है उसको एस्टेब्लिश करने का एक तरह से फिर से जो है वो प्रयास जारी हो गया है। जो प्रयास हम लोग देख रहे थे कब, जब मुनरो डॉक्ट्रिन चल रहा था, मतलब वेस्टर्न हेमिस्फेयर में कंप्लीट कंट्रोल एस्टेब्लिश करने का एक तरह से प्रयास जो है वो यूएस का चल रहा था। तो इसी कड़ी में कुछ यूएस और दूसरे कंट्रीज के साथ कुछ स्पेसिफिक जो है वो रिलेशंस हमें देखने को मिले हैं, जो रिलेशंस टेंस्ड हुए में देखने को मिले हैं। और उसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे देश ने भी जो है वो क्या किया है, क्रिटिसाइज किया है। तो वो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे क्वेश्चंस में जो है वो आ सकता है, बिकॉज गॉसिप ऑफ द लेन जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन में अभी यूएस के अलावा और ईरान के अलावा कुछ भी नहीं है। प्रेजेंटली ईरान और प्रीवियसली यूएस एंड अदर कंट्रीज। तो हम लोग यूएस के साथ जितने भी इस प्रकार के इंसिडेंट हुए हैं सबको हम लोग एक बार देख जाएंगे। ईरान वाला अभी नहीं देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग 10-5 दिन और वेट करते हैं, और थोड़ा सा जो भी डेवलपमेंट होगा उसको हम लोग जो है वो सारा कुछ कवर करके फिर हम लोग जो ईरान वाला देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूएस मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो कहाँ पे हुआ था लास्ट, तो आपको पता है वेनेजुला में हुआ था। और ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो ऑपरेशन था यूएस का, या फिर एक इम्पॉर्टेंट या लैंडमार्क जो है वो इंसिडेंट हमें देखने को मिला इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में, जहां पर कई सालों बाद यूएस या फिर कोई एक कंट्री जो है वो डायरेक्ट असॉल्ट जो है वो किसी दूसरे कंट्री के ऊपर की, और वहां के प्रेसिडेंट को उन्होंने एबडक्ट कर लिया, है ना। तो यहीं से एक तरह से जो सीरीज स्टार्ट हुआ वो कंटिन्यूइंग अभी हमें ईरान में भी देखने को मिल रहा है। तो वाई इन न्यूज द यूएस स्टेट्स द यूनाइटेड स्टेट्स लॉन्च्ड ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, नाम याद रखना आप लोगों को, ठीक है। कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। कहां पर लॉन्च किया? तो वेनेजुला में, कैप्चरिंग प्रेसिडेंट वहां के, पता ही आप लोगों को कौन थे प्रेसिडेंट, निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ, है ना। दोनों को जो है वो उन्होंने एबडक्ट कर दिया एंड ट्रांसफरिंग हिम टू द यूनाइटेड स्टेट्स टू फेस क्रिमिनल चार्जेस, ठीक है। ऐसा पहली बार हुआ, ठीक है, बहुत सालों बाद। पहले भी हो चुका है, पनामा के भी प्रेसिडेंट को इन्होंने जो है एक तरह से उठा लिया था, है ना, आपको पता है। सीरिया में भी जो है वो इस प्रकार के वो ये कर चुके हैं, ठीक है। कई सारे टेररिस्ट को किल करने के लिए, जैसे पाकिस्तान में एबटाबाद में आपने देखा था कि बिन लादेन को मारने के लिए इस प्रकार का जो है वो ऑपरेशन हुआ था। तो इस बार जो है वो किसी एक सॉवरेन कंट्री के प्रेसिडेंट को जो है वो इन्होंने क्या किया, यूएस ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व लगाकर एबडक्ट कर लिया। क्यों लगाया, क्यों एबडक्ट किया, उसके बारे में अभी हम लोग नीचे देखेंगे। और इनको एबडक्ट करके ये कहाँ ले गई, तो आपको पता है यूएस ले गई वापस, और वहां पर इनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस चलाए जा रहे हैं। द मूव अनाउंस्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मेक्स अ ड्रामेटिक एस्केलेशन फ्रॉम द सैंक्शंस टू डायरेक्ट मिलिट्री एक्शंस, है ना। पहले दोनों कंट्रीज के बीच में जो है वो क्या चल रहा था, एक तरह से, है ना, डायलॉग वॉर चल रहा था, है ना। और ड्रामेटिक एस्केलेशंस देखने को मिला। पहले यूएस ने चेताया, है ना, वेनेजुला को कि आप जो नार्को टेररिज्म एक तरह से हमारी कंट्री में फैला रहे हैं इसको आप रोकिए। और यूएस का डायरेक्ट एलिगेशन क्या था कि एक तो वेनेजुला के लोग जो है वो वेनेजुला के प्रेसिडेंट से परेशान है ना, कोई रिफॉर्म्स बहुत साल से ये नहीं कर पा रहे हैं, और फिर भी जो है वो गद्दी गद्दी पे या फिर सत्ता में जो है वो बने हुए हैं। और दूसरा, यूएस ये एलिगेशंस लगा रहे थे कि जो वहाँ के नार्कोटिक ड्रग्स हैं उसका एक तरह से जो है वो एक्सपोर्ट धड़ल्ले से कहाँ पे किया जा रहा है, तो यूएस में किया जा रहा है। और उसके वजह से जो है वो यूएस के हेल्थ क्राइसिस में जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिला है। दैट्स वाई यूएस ने इसको ड्रामेटिक एस्केलेशन से डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन में कन्वर्ट कर दिया थ्रू ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, है ना। अब इसके वजह से, अब इस एक्शन की वजह से क्या हुआ, तो इंटरनेशनल मीडिया में एक बहुत बड़ा, या इंटरनेशनल पॉलिटिकल लेंस में, पॉलिटिकल डोमेन में जो है वो एक बहुत बड़ा डिबेट स्टार्ट हो गया। वो डिबेट किस चीज से रिलेटेड है, तो दैट इज सॉवर्जिनिटी प्रिंसिपल, कि क्या कोई कंट्री किसी दूसरे सॉवरन कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट को इस प्रकार से जो है वो मिलिट्री एक्शन के थ्रू क्या उठा सकती है ना। क्या कोई सॉवरन कंट्री के ऊपर इस प्रकार से अटैक किया जा सकता है? अब यदि वेनेजुला के ऊपर अटैक किया जा सकता है, तो नो कंट्री, कोई ईरान के ऊपर अटैक किया जा सकता है, तो इस प्रकार कोई भी कंट्री जो है वो एक तरह से हम देखते हैं, यदि वो सुपर पावर नहीं है, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, तो उसके ऊपर, इसका मतलब सुपर पावर्स जो है वो जो चाहे वो कर सकती है। जो P5 नेशंस है आपका, है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वो जो चाहे वो कर सकती है। तो एक सॉवर्जिनिटी डिबेट जो है वो इससे स्टार्ट हो गया है। दूसरा, रेजिम चेंज। यूएस ने ये भी बोल दिया कि इसके बाद जो प्रेसिडेंट बनेंगे उनको हम स्टैब्लिश करेंगे और वहां की सत्ता जो है वो हम चलाएंगे, जब तक हम ये बात से हम कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि वहां के लोगों की परेशानी दूर हो गई। जो नार्को टेररिज्म का एक तरह से इरप्शन हुआ था वेनेजुला में, वो समाप्त हो गया। वहां के ऑयल्स को हम जो है वो कंट्रोल, ऑयल जो तेल के जो भंडार हैं, है ना, वेल्स हैं, ऑयल वेल्स हैं, उसको हम कंट्रोल करेंगे। तो रेजिम चेंज के ऊपर भी जो है वो उसका, उस कंट्री का, मतलब जो यूएस का है उसका फुल कंट्रोल होगा। एंड प्रोहिबिशन ऑन द यूज ऑफ फोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और किसी भी प्रकार का इंटरनेशनल लॉ जो है वो इस पर एप्लीकेबल नहीं होगी। तो एक बहुत अच्छा जो है वो इंट्रोडक्शन है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि सिर्फ यूएस के बारे में पूछा जाए,
तो इसमें थोड़ा ईरान का भी फैक्टर आप जोड़ सकते हैं, थोड़ा ग्रीनलैंड का फैक्टर जोड़ सकते हैं। ये सब फैक्टर्स जोड़ के जो है वो आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन जो है वो बना सकते हैं। इसमें ये की वर्ड्स हैं, आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, निकोलस मादुरो प्रेसिडेंट, आपको नाम याद ही होगा, है ना। ड्रामेटिक एस्केलेशन से टू डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन, ये आप याद रखना है आपको। सॉवर्जिनिटी प्रिंसिपल का हरास है एक तरह से। रेजिम चेंज के ऊपर यूएस ने क्या स्टेटमेंट दिया, वो ध्यान रखना है। तो रेजिम चेंज एक कीवर्ड है। एंड लास्टली, दो प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ फोर्स इन इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, अब कुछ ऑपरेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों ने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, लेकिन इसको हम लोग एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में देखते हैं, जिसको हम लोग अपने आंसर्स में हूबहू लिख सकें। सबसे पहले ऑपरेशन चलाया गया एब्सोल्यूट रिजॉल्व, द यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल फोर्सेस के द्वारा, जिसका नाम क्या दिया गया है, डेल्टा फोर्स, है ना। इन्होंने क्या किया, तो एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम क्या है, तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। कहाँ पे चलाया, तो ये वेनेजुला में, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और कैप्चर कर लिया प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को और उनकी वाइफ जो है सीलिया फ्लोरेस, उनको, इन दोनों को जो है वो कैप्चर कर लिया। तो ये ऑपरेशन के बारे में हो गया। नेक्स्ट इज लॉ इन्फोर्समेंट, द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन क्लासिफाइड द मिशन एज लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेशन टू एड्रेस इमिनेंट एंड अर्जेंट थ्रेट टू द यूएस नेशनल सिक्योरिटी। समझिए, ये एक एंटी टेररिज्म या फिर जो है वो एंटी नेशनलिज्म, है ना, इस प्रकार का ये एक तरह से मिशन नहीं था। ये क्या है, लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेशन। यूएस ने कहा कि हमारे लिए, है ना, जो ड्रग है वो एक तरह से थ्रेट है, और हमारे लॉ एंड ऑर्डर और हमारे नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जो है ये एक तरह से थ्रेट है, जो वेनेजुला कर रही है, या वेनेजुला जो प्रॉक्सी लोगों के द्वारा करवा रही है, नार्को टेररिज्म फैला रही है, वो हमारे लिए एक तरह से क्या है, तो थ्रेट है। और इसको एलिमिनेट करने के लिए उसको इन्होंने एक लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेशन बताया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है किस टाइप का ऑपरेशन बताया है, तो लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेशन। यू कैन राइट इट ऑल्सो, या हो सकता है क्वेश्चन जो आपको फ्रेम करके दिया जाए उसी में ये एक टर्म जोड़ दिया जाए कि यूएस ने रिसेंटली जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेशन के तहत जो है वो कंट्रीज के ऊपर जो है वो एक तरह से क्या किया, तो अटैक, डायरेक्ट असॉल्ट किया, है ना। क्या ये आपको लगता है कि इंटरनेशनल ऑर्डर में जो सॉवर्जिनिटी है उसको डिसरप्ट कर रही है, और इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का क्या से है, इसको क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। ऐसे करके इस प्रकार का कोई प्रश्न जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। Next is judicial objective. The operation aimed at the forcible judicial extraction of Nicolas Maduro, है ना। जो निकोलस मादुरो है उनको फोर्सिबली क्या किया गया, तो वहां से एक्सट्रैक्ट कर दिया गया, टू सिक्योर हिज अपीयरेंस एट 2020 नार्को टेररिज्म ट्रायल्स इन द सदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क। अब 2020 से ही निकोलस मादुरो के ऊपर, है ना, क्या चल रहा है, न्यूयॉर्क में एक तरह से एक केस चल रहा है, जहां पर उनके ऊपर सीधा सीधा ये एलिगेशन है कि जो वेनेजुला बेस्ड नार्कोटिज्म है उसको प्रमोट किया जाता है इलीगली यूएस में, और लोगों के हेल्थ को, है ना, पब्लिक हेल्थ को जो है वो एक तरह से कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। तो इसी को और ज्यादा आगे बढ़ाते हुए और उस ट्रायल को कंटिन्यू करने के लिए, बिकॉज निकोलस मादुरो नेवर यूज टू कम टू द यूएस, है ना, इन ऑर्डर टू अटेंड दैट ट्रायल। ऑब्वियस बात है, कोई भी जो है वो सॉवरेन स्टेट के कंट्री के यदि हेड ऑफ द स्टेट के ऊपर आप इस प्रकार के एलिगेशंस लगाएंगे, और कोई यदि कोर्ट केस में फाइल जो है वो आप अपने यहाँ स्टार्ट कर देंगे, तो आप वो कैसे आएंगे। इंटरनेशनल लॉज का एक तरह से जो है वो एक तरह से हरास है ये, है ना। यूएन जैसे बॉडीज इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी है। तो फोर्सिबली जो है वो क्या किया गया, यदि वो नहीं आ रहे थे तो फोर्सिबली इनको क्या किया गया, वहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, है ना। एंड इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैट ट्रायल, ठीक है, फोर्सिबली हमने देखा कि 2020 में जो नार्को टेररिज्म ट्रायल्स थे सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क में, है ना, उसको कंप्लीट करने के लिए इनको उठा गया। तो ये एक तरह से ऑपरेशन के बारे में एक ब्रीफ जो है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पोटेंशियल फैक्टर्स क्या सब हैं, ठीक है, बिहाइंड द यूएस एक्शंस अगेंस्ट वेनेजुला। सबसे पहला जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। यूएस इन डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 2.0, आपको पता है कि वो चाहती है कि जो यूएस की एक तरह से लॉस्ट इमेज है एज अ सुपर पावर की तरह हम लोग आज भी उसको देखते हैं, लेकिन जो वर्चस्व है, एक तरह से डोमिनेंस है, वो एक तरह से धीमा या कम हो गया था, है ना। जहां पर मल्टीलेटरलिज्म की तरफ हम लोग जो वो देख रहे थे, चाइना एक एक्सिस बन रहा था उसका, रशिया जो है वो एक तरह से एक एक्सिस बन रहा था उसका, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि वो कैसे यूक्रेन के साथ एक्टिव वॉर कर रहा है ना। तो इसमें ऐसा लग रहा था कि यूएस, यस, इट इज अ सुपर पावर, बट लेकिन उसका डोमिनेंस अब उतना नहीं रहा जितना पहले कभी हुआ करता था, जो डुनरो डॉक्ट्रिन था बेसिकली। तो आपको पता ही है कि जब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 2.0 आया था, तो उस समय उनका कॉन्सेप्ट ही था, है ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, है ना, जो पहले अमेरिका थी उसको रिवाइव करना, और रिवाइव करके जियो पॉलिटिकल स्टैंडर्ड्स पे जो है वो उसको क्या करना, तो और ज्यादा अपलिफ्ट करना। तो डुनरो डॉक्ट्रिन को एक तरह से ये प्रमोट करने का एक जो है वो हम देखते हैं इसको एफर्ट। द यूनाइटेड स्टेट्स सीक्स टू रिजर्ट रीअसर्ट डोमिनेंस इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर, डुनरो डॉक्ट्रिन में यही कहा गया था, है ना,
कि जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है उस पे कंप्लीट कंट्रोल किसका होगा, उसके पॉलिटी के ऊपर, उसके ज्योग्राफी के ऊपर, उसके अलग अलग कंट्रीज के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, है ना, उसके टोटल रिसोर्सेस के ऊपर डोमिनेंस किसका होगा वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, तो यूएस का होगा, अंडर री इंटरप्रिटेशन ऑफ मुनरो डॉक्ट्रिन, है ना, मुनरो डॉक्ट्रिन में ऐसा कहा गया था। एंड डुनरो डॉक्ट्रिन बिकॉज इट हैज बीन स्टार्टेड बाय द डोनाल्ड ट्रंप, तो उनको द्वारा हम लोग देखते हैं इसको डुनरो डॉक्ट्रिन कहा जाता है। काउंटरिंग वेनेजुलास ग्रोइंग टाइज विद रशिया, चाइना एंड ईरान। अब देखिए चाइना ने ना हेवली इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, वेनेजुला में लगभग 60 से 65 बिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यूएस को ऐसा लग रहा था, और यूएस के पास जो है वो आपको पता है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड करना है उनको, है ना, अभी वो हेविली जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, और वहां पर आईटी सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, और ऑयल एंड गैसेस हैं उनके पास रिसोर्सेस, लेकिन यूएस जो है वो एक्टिवली इसको और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहता है, क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सप्लोर करना चाहता है। तो जो सबसे सॉफ्ट टारगेट है था उनके लिए वो कौन सा था, वेनेजुला, और इनके ऊपर ट्रायल भी चल रहा था निकोलस मादुरो के ऊपर पहले से। एंड यूएस वाज कंटेम्पलेटिंग, यूएस जो इसको फोर्स कर रही थी कि आप जो है वो इस ट्रायल में हमारा सपोर्ट करें, ठीक है, और जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके ही कंट्री में लोग हैं वो आपके विरुद्ध हैं, तो आप या तो स्टेप डाउन कर जाएं, लेकिन बिकॉज निकोलस मादुरो वाज नॉट इन द सर मूड। वॉइस तो बहुत ब्रेक हो रही है। हेलो। एक सेकेंड, क्लियर है क्या? सर आ रही है वॉइस, लेकिन बीच बीच में बहुत ज्यादा ब्रेक हो जा रहा है, वॉइस कंप्लीटली चला जा रहा है। अच्छा, कुछ नेट का इशू है क्या? एक सेकेंड। हम्म नेट से तो कनेक्टेड है, एक बार देखते हैं, टेस्ट करते हैं। हाँ, क्लियर है क्या? सर यस सर। वॉइस वॉइस आपका क्लियर ही था सर। अच्छा, क्लियर था। मे बी। ठीक है, तो यस जब सर। फिर से कुछ इशू लगेगा तो बताइएगा, है ना, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जो हम देखते हैं कि जो चाइना है वो हेविली इन्वेस्ट कर रही थी, क्लियर है ना, मैं बोल रहा हूँ तो क्लियर है ना, प्लीज कंफर्म कीजिए, चाइना जो है वो हेविली इन्वेस्ट कर यस रही सर थी। आ रही है अभी। हाँ, हाँ, चाइना जो है वो हेविली इन्वेस्ट कर रही थी वेनेजुला में, और लगभग जो है वो 60 to 65 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट कर दिया था उन्होंने। अब यूएस को ऐसा लग रहा था कि ये जो चाइना का पॉलिसी है एक तरह से नियो कोलोनियलिज्म का, जहां पर वो ऋण देकर, है ना, सारे रिसोर्सेज को अपने अंडर कंट्रोल में ले आती है, जैसे पाकिस्तान के साथ उन्होंने किया, श्रीलंका को काफी ज्यादा ऋण दे दिया उन्होंने, और उनके पोर्ट्स जो है वो हथिया लिए। तो ऐसा ना हो कि जो वेनेजुला है उसके भी ऑयल और जो नेचुरल गैस के एक तरह से जो भंडार हैं, है ना, रिजर्व्स हैं, वो क्या कर दे, तो वो अपने कंट्रोल में ले। तो यूएस ने अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने के लिए, और साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक कंपटीशन विद द चाइना, क्योंकि रशिया, चाइना और ईरान इनके जो है वो काफी क्लोज जो है वो एक तरह से वेनेजुला आया जा रहा था। तो इसको काउंटर करने के लिए भी जो है वो ये हमें अटैक देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि चाइना हैज प्रोवाइडेड मोर देन 60 बिलियन, है ना, मोर देन 60 बिलियन, अप्रोक्सीमेटली $65 बिलियन जो है वो, है ना, उन्होंने ऋण दिया है इन लोन टू द वेनेजुला सिंस 2007, रेजिंग यूएस कंसर्न्स अबाउट इंक्रीजिंग चाइनीज इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस इन द लैटिन अमेरिका। मतलब जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर वाला एरिया है जहां पर यूएस चाहती है कि कोई भी जो है वो कंट्री, है ना, हमारे इस एरिया में जो है वो इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश ना करे, तो ग्रोइंग चाइनीज हेजेमनी की वजह से, ठीक है, यूएस का जो है वो एक हमें ट्रिगर पॉइंट जो है वो हमें देखने को मिला, और वेनेजुला के ऊपर अटैक देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज एनर्जी सिक्योरिटी एंड ऑयल पॉलिटिक्स। वेनेजुला के पास आपको पता है कि बहुत बड़ा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व है, और ये काफी चर्चा में था, कितना है, 303 बिलियन बैरल्स हैं। और ये जो ऑयल का क्वालिटी है ये भी आपको पता है कैसा है, तो बहुत ही ज्यादा विस्कस एंड हेवी क्रूड ऑयल है ना, जो दूसरे कंट्रीज के पास नहीं है। तो मेकिंग कंट्रोल एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ इट्स एनर्जी सेक्टर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। अब यदि यूएस बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिशंस में यदि इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके लिए इतने बड़े तेल के भंडार को कंट्रोल करना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। और यदि कोई ऑयल रिजर्व्स को इस प्रकार से कंट्रोल करता है, तो निश्चित तौर पर वो एक सुपर पावर के रूप में क्या हो सकता है, बताइए ना, इमर्ज करके आ सकता है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर ग्लोबल ऑयल मार्केट्स एंड यूएस एनर्जी सिक्योरिटी। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक एनर्जी इंटरेस्ट इंक्रीजिंग वेनेजुलन हेवी क्रूड ऑयल, अभी हम लोग डिस्कस कर लिए, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा जब ये मैटर चल रहा था इशू में। तो जो क्रूड ऑयल है वेनेजुला के पास वो कैसा है, हेवी क्रूड ऑयल है, जिसमें सल्फर का कंटेंट जो है वो ज्यादा है, और इसको रिफाइन करना भी जो है वो सारे रिफाइनरीज के पास इसका टेक्नोलॉजी नहीं है। इंडिया में कुछ ही रिफाइनरीज के पास जो इसका, जैसे नायरा एंड रिलायंस, इनके पास है बेसिकली, ठीक है। तो हेवी क्रूड प्रोडक्शन कुड बेनिफिट यूएस गल्फ कोस्ट, है ना, यूएस को जो है बेनिफिट कर सकता है गल्फ कोस्ट रिफाइनरीज, स्पेशली डिजाइन टू प्रोसेस सच ऑयल
एंड हेल्प लोअर डोमेस्टिक एनर्जी प्राइसेस। ठीक है, जो एनर्जी प्राइसेस है उसको ये कम करने में जो है वो मदद कर सकता है। तो और लास्ट द पॉइंट जो सब हम लोग ऊपर में डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज नार्को टेररिज्म एंड क्रिमिनल चार्जेस। यूएस ने जस्टिफाई किया, आपने देखा कि 2020 से ही जो है वो इनके ऊपर एक तरह से ट्रायल चल रहा था। तो द यूएस जस्टिफाइड द ऑपरेशन पार्टली ऑन लॉ इन्फोर्समेंट ग्राउंड्स, एक्यूजिंग वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो एंड एसोसिएट्स ऑफ नार्को टेररिज्म एंड कोकीन ट्रैफिकिंग लिंक्ड टू द क्रिमिनल नेटवर्क्स। की यूएस में जो है वो कोकीन और बहुत सारे और दूसरे जो नार्कोटिक्स हैं, ड्रग्स हैं, उसको जो है वो क्या किया जा रहा है, तो है ना, एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जिसके वजह से यूएस में एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो है वो हमें देखने को मिलता है। जस्ट अ मिनट, एक होल्ड पे। सर सर जस्ट अ मिनट। सर 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 कैसे हैं सर आप? हाँ, सब सर ऑल गुड सर, एवरीथिंग फाइन सर। सर प्लीज से सर। जी सर। सर सर वी हैव टू चेक इट सर, मतलब एक बार देखना पड़ेगा सर। एंड even the second thing is that कि how many number of accommodations are coming up in Moti Bagh sir, that we have to also recheck sir. सर तो वी विल गेट इट क्रॉस चेक सर ऑन मंडे, है ना सर? एक बार मैं क्रॉस चेक करा लूंगा, देन आफ्टर दैट यू कैन स्विच सर। हाँ, तो वी विल गेट दैट आल्सो क्रॉस चेक वेदर देयर एनी अकोमोडेशन इज लाइंग वेकेंट इन मोती बाग और नॉट सर। सर yes sir, I know your interest sir, you have already shown interest for the CPWD, right sir? Yes sir, yes sir. सर डेफिनेटली सर, वो कर लेंगे सर, वो कर लेंगे सर। बिल्कुल सर, वो मैं कर लेंगे सर, वो देख लेंगे सर मंडे को। यस सर। यस सर, यस सर, आई एम ट्रैप्ड समवेयर सर, आई विल गेट बैक टू यू सर डेफिनेटली ऑन मंडे सर। राइट सर। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, राइट। एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। तो हम लोग जो है वो नार्को टेररिज्म एंड कोकेन ट्रैफिकिंग को जो है वो, है ना, इसको प्रमोट करते हुए यूएस ने देखा, और यूएस ने इसी ग्राउंड्स पर जो है वो एक तरह से, ठीक है, एलिगेशंस लगाकर निकोलस मादुरो को जो है वो उठा लिया वहां से। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक जो है वो टेबल क्लासिफिकेशन का दिया हुआ है कि मुनरो डॉक्ट्रिन और डुनरो डॉक्ट्रिन और अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर बेसिकली क्या डिफरेंस है, तो ये भी जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको 1823 में जेम्स मुनरो ने, जो वहां पे तत्कालीन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जो है वो अनाउंस किया था। डुनरो डॉक्ट्रिन कभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो इस प्रकार से बोला नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिकल लेंस हैं और उसमें पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये बोला है कि जो मुनरो डॉक्ट्रिन है उसका एक तरह से ये री इंटरप्रिटेशन है और ये डोनाल्ड ट्रंप से जो है वो एसोसिएटेड है। कोर आइडिया क्या है आपको पता है कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर में जो है वो, है ना, इन्फ्लुएंस किसका होना चाहिए? अमेरिकन का होना चाहिए, और यूरोपियंस का इन्वेजन नहीं होना चाहिए। तो अभी क्या है कि इसको रीअसर्ट करना, जो एक तरह से पहले डोमिनेंस बना हुआ था, उसको रीअसर्ट करना इन द वेस्टर्न हेमिस्फेयर कंट्रीज। ठीक है, प्राइमरी टारगेट कौन सा है? तो जो पहले यूरोपियन कंट्रीज के कॉलोनीज थे उसको क्या किया गया है, तो टारगेट किया गया। बेसिकली अभी रिसोर्स का जो है वो एक तरह से ये गेम है ना। तो एक्सटर्नल पावर्स अभी प्रेजेंटली, पहले क्या थे कि कोलोनियल पावर्स, उनको टारगेट किया जा रहा था। अभी जो एक्सटर्नल सुपर पावर्स थे या फिर जो उस एरिया में डोमिनेंट पावर्स थे, उनको जो है वो टारगेट किया गया। तो चाइना का नाम आता है इसमें, क्योंकि हमने देखा कि 65 बिलियन डॉलर्स, 60 to 65 बिलियन डॉलर्स जो है वो एक तरह से ऋण दिया हुआ था इसने। रशिया का नाम आता है उस एरिया में, है ना, और ईरान जो है वो जिसके साथ अभी कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है। अप्रोच क्या है? तो डिप्लोमेटिक प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस एंड सेपरेट स्पेयर्स, है ना, कि बेसिकली हम जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फेयर में एक तरह से अपना फुल एस्टेब्लिश कंट्रोल एस्टेब्लिश करके रखेंगे। ठीक है, और हमारे इस हेमिस्फेयर में कोई जो है वो एक तरह से इंटरफेयर ना करे, और ना हम दूसरे काउंटर पार्ट पे जो है वो हम क्या करेंगे, तो है ना, सेपरेट स्पेयर्स, मतलब दूसरे स्पेयर्स में हम जो है वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। दिस वाज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द मुनरो डॉक्ट्रिन। अब यहाँ पर इट डज नॉट लिमिट्स इटसेल्फ टू द बेसिकली वेस्टर्न हेमिस्फेयर, यहाँ पर वो
किसी भी कंट्री के ऊपर हम देख रहे हैं कि डुनरो डॉक्ट्रिन में वो क्या कर रहे हैं, यदि उनके विरुद्ध कोई कंट्री खड़ी है और उसके साथ यदि उसके रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, तो उस कंट्री के ऊपर सबसे पहला काम वो क्या कर रहे हैं, सैंक्शंस इंपोज कर रहे हैं। ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं कि भारत के केस में यदि हम लोग रशियन ऑयल खरीद रहे थे, तो रशियन ऑयल्स के लिए जो है वो हमारे ऊपर जो है वो 25% प्यूनिटिव टैक्स जो है वो इम्पोज कर दिया गया। इस प्रकार से और भी कई सारे कंट्री के ऊपर जो है वो इस प्रकार का प्यूनिटिव टैक्स जो है वो हमें देखने को मिला था। चाइना के साथ ये बायलैटरल टैरिफ तो जो है वो 100 से प्रतिशत से भी अधिक जो है वो किसी समय पर जो है वो चला गया था। तो मोर एजर्टिव स्ट्रेटेजी जो है वो हमें देखने को मिलता है, जहां पर सैंक्शन, जियोपॉलिटिकल प्रेशर बनाना उसके ऊपर, और बीच में जाकर पॉसिबली इंटरवीन करना। जैसे डोनाल्ड ट्रंप खुद बहुत बार बोल चुके हैं, है ना, कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अभी एक तरह से रिटेलिएशनरी एस्केलेशन देखने को मिला था और ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसको खत्म करने के पीछे जो है वो उनका एक तरह से जो है वो हाथ है। तो पॉसिबल इंटरवेंशन ये, जैसे गाजा पीस बोर्ड आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग जगहों पर डुनरो डॉक्ट्रिन के तहत यूएस वांट्स इट्स एसर्टिवनेस, यूएस जो है वो अपने हेजेमनी को वहां पर प्रमोट करना चाहता है। ऑब्जेक्टिव क्या था मुनरो डॉक्ट्रिन का? तो प्रमोट न्यूली इंडिपेंडेंट लैटिन अमेरिकन स्टेट्स, जिसके जो कभी यूरोप की कॉलोनी हुआ करती थी, उसको अपने पक्ष में ले आना, ताकि उसको कोई और कंट्री जो है वो यूज ना कर सके, सुपर पावर। प्रेजेंट में डुनरो डॉक्ट्रिन का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो काउंटर जियोपॉलिटिकल राइवल्स एंड एड्रेस इश्यूज, जैसे कि माइग्रेशन का इशू है, ड्रग्स का इशू है, एनर्जी सिक्योरिटी का इशू है, इन सब इश्यूज को जो है वो एक तरह से काउंटर करना है। तो ये एक बार जो है वो आप लोग अच्छे से देख लेंगे, और इसी फॉर्म में यदि मान लीजिए कि एग्जाम में पूछा जाता है और इस फॉर्म में यदि बना के आ गए, तो ये हाईलाइट ऑफ द जो है वो आपका आंसर जो है वो हो सकता है। ठीक है। अब कुछ लीगल इश्यूज हैं अंडर द इंटरनेशनल लॉ। एक तरह से इंटरनेशनल लॉ को इन्होंने जो है वो क्या कर दिया, बिल्कुल ही सरपास कर दिया। यूनाइटेड नेशंस जैसे फोरम को बिल्कुल ही जो है वो निग्लेक्ट कर दिया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को बिल्कुल ही जो है वो नजरअंदाज कर दिया। मतलब एक तरह से कंप्लीटली जो है वो इंटरनेशनल लॉ और सॉवरेनिटी प्रिंसिपल को इन्होंने, है ना, क्या किया, तो खत्म कर दिया। वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी प्रिंसिपल जो हम लोग ऊपर डिस्कस कर रहे थे, अंडर द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी की यदि बात करते हैं, तो स्टेट्स कैन नॉट कंडक्ट मिलिट्री ऑपरेशंस इनसाइड अनदर स्टेट विदाउट देयर कंसेंट, बिना उनके कंसेंट के कोई मिलिट्री एक्शंस नहीं हो सकता है। तो यूएस जो है वो बार बार इसको जो है वो एक तरह से कॉम्प्रोमाइज करते हुए आई है, और अभी भी जो हमने ऑपरेशन देखा है उसमें भी इन्होंने फिर से एक बार जो है वो निकोलस मादुरो को यहाँ से ले जाने के लिए इसको जो है वो सॉवरेनिटी प्रिंसिपल को वायलेट किया है। प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑन फोर्स, आर्टिकल 2 सब क्लॉज 4 ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर प्रोहिबिट्स द थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट। ये कहा गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ किसी दूसरे के ऊपर अटैक कर सकते हैं अपने सेल्फ डिफेंस में। आप थ्रेट या फोर्स का इस्तेमाल या किसी भी कंट्री के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को आप जो है वो वायलेट नहीं कर सकते हैं, है ना। कोई भी इंडिपेंडेंट स्टेट है, उसका यदि कोई पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट टेरिटोरी है, उसके ऊपर आप जो है वो अपने मन से अटैक नहीं कर सकते हैं, उसको थ्रेट नहीं कर सकते हैं, या उसके खिलाफ फोर्स नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली दिस इज दी, है ना, आर्टिकल 2 सब क्लॉज 4 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर में क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है। एक्सेप्शन टू द रूल, पॉसिबल जस्टिफिकेशन क्लेम्ड बाय द यूएस स्टेट्स। अब यूएस क्या क्या बोल रही है, ठीक है। अब यूएस भी जो है वो क्या कर रही है, अपने सेल्फ डिफेंस में यूएन के ही चार्टर का इस्तेमाल कर रही है। ये चार्टर बहुत कॉमनली, सॉरी, ये चार्टर जो है वो बहुत कॉमनली जो है वो न्यूज में उस समय देखने को मिला था हमें, है ना। ये न्यूज में जो है वो बहुत चर्चा में चल रहा था कि आर्टिकल 2.4 का इस्तेमाल किया। 2.4 के अगेंस्ट है ये, कि कोई भी कंट्री सेल्फ डिफेंस के समय में ही जो है वो दूसरे के ऊपर अटैक कर सकती है। लेकिन यूएस यदि अटैक कर रही है तो वो एक तरह से जो है वो सेल्फ डिफेंस नहीं है, रिटेलिएशनरी एक्टिविटी नहीं है, वो सॉवरेनिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। बट यूएस इज ऑल्सो यूजिंग सर्टेन क्लॉजेज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। क्या बोल रही है कि सेल्फ डिफेंस का एक आर्टिकल, आर्टिकल 51 है, इफ थ्रेट्स वेर लिंक टू ट्रांसनेशनल क्राइम। ये यूएस बोल रही है कि जैसे नार्को टेररिज्म वेनेजुला प्रमोट कर रहा है, तो वो ट्रांसनेशनल क्राइम है, और ये एक तरह से मुझे, है ना, क्या करता है, तो सर्टिफिकेट देता है, लाइसेंस देता है कि इस प्रकार के थ्रेट को एलिमिनेट करने के लिए हम सेल्फ डिफेंस में ही वेनेजुला के ऊपर क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट अगेंस्ट इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क, जो इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल चल रहा है एक तरह से, उसको खत्म करने के लिए जो है वो यूएस कहती है कि हमने जो है वो अटैक किया है। हाउएवर, क्रिटिक्स का क्या कहना है कि दीज जस्टिफिकेशंस रेयरली अप्लाई टू डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन। यदि आपको ये करना ही था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन गो टू सम इंटरनेशनल फोरम्स, वी विल हैव बायलैटरल टॉक्स देयर, है ना। हम उसके ऊपर दूसरे कंट्रीज के मदद से प्रेशर इंपोज करते, सैंक्शंस इंपोज कर सकते थे, और उसके बाद इफ नथिंग कम्स आउट देन देयर शुड हैव बीन अ डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन, राइट।
लेकिन यहाँ पर जो है वो हम देखते हैं कि यूएस ने इन सारे मैकेनिज्म को एक तरह से जो है वो खत्म कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, और डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन जो है वो हमें देखने को मिला है। डिबेट ऑन रेजिम चेंज जो ऊपर हम लोग देख रहे थे, द एक्शंस रेजेस क्वेश्चन अबाउट लीगैलिटी ऑफ द फोर्सेबल रेजिम चेंज एंड एक्सटर्नल इंटरवेंशन इन द डोमेस्टिकल पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स। जैसे अब आपने देखा होगा कि वहां की एक महिला थी जिसका नाम था मारिया कोरियाना मसाडो, है ना, उनको जो है वो इस बार क्या मिला था, नोबेल पीस प्राइज मिला था, और वो वहां की ऑपोजिशन की लीडर थी। और निकोलस मादुरो जो है वो उस ऑपोजिशन पार्टी को कभी भी ये नहीं चाहते थे कि उनके कोई भी लोग सत्ता में आए या सत्ता के इर्द गिर्द भी आए। एक तरह से अपना थ्रेट, कंटेम्पररी थ्रेट मानते थे, और यूएस जो है वो उसको सपोर्ट कर रही थी। तो अब एक सॉवरन पॉलिटिकल कंट्री में कोई दूसरा कंट्री जो है वो वहां के प्रेसिडेंट को अबडक्ट कर लेते हैं और वहां पे सरकार अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो एक तरह से ये रेजीम चेंज जो हो रहा है, जिसमें सरकार वो अपने तरह से चलाना चाहते हैं, अपोजिशन के लोगों को फेवर कर रहे हैं, ये एक तरह से क्या है, तो किसी भी सॉवरन कंट्री के लिए एक क्वेश्चन मार्क उठा देता है इंटरनेशनल, है ना, फोरम के ऊपर, इंटरनेशनल लॉ एजेंसीज के ऊपर, कि क्या इंटरनेशनल जो चार्टर्स हैं वो यूएस या दूसरे सुपर पावर्स के ऊपर अप्लाई होते हैं या नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक और चीज जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक आपने सुना होगा यूएनसीएलओएस होता है, अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज बोलते हैं इसको, है ना। तो जैसे ये इसमें क्या होता है कि टेरिटोरियल वाटर होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है ना, ऐसे करके कई सारे जो लिमिटेशंस हैं, जैसे 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल, और फिर 200 नॉटिकल माइल्स तक, है ना, ऐसे ऐसे करके डिस्टिंक्शन है। लेकिन ये चाइना जो है वो साउथ चाइना सी में इस अनक्लॉज को मानने से मना कर देती है, ठीक है। साउथ चाइना सी में वो बोलती है कि ये पूरा एरिया जो है वो मेरा है, क्योंकि वो ताइवान के ऊपर एक तरह से जो है वो अपना हमेशा से हक जताते आ रही है, और वो बोलती है कि ताइवान जो है वो मेरा ही पार्ट है। तो ताइवान यदि मेरा पार्ट है तो उसके 200 टेरिटोरियल नॉटिकल माइल्स तक जो है वो क्या हो जाता है, तो ये अनक्लॉज के तहत चाइना का जो है वो पूरा एरिया आ जाता है। तो चाइना या फिर दूसरे कंट्रीज जो सुपर पावर्स हैं, क्या वो इस प्रकार से दूसरे कंट्री के सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे एक तरह से, या रेजिम चेंज कर देंगे, है ना, हार्श पनिशमेंट, हार्श जो है वो एक्शन लेकर वो रेजिम चेंज कर देंगे एक तरह से, ये क्वेश्चन मार्क जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब इसका ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन क्या है, ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला तो ये है कि लीगल एरोजन, आज यूएस ने किया, कल होकर चाइना जो है वो अपने जो है वो साउथ चाइना सी में किसी छोटे कंट्री के ऊपर कर सकती है, कल होकर रशिया जो है वो कर सकता है, या दूसरे जो P5 कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, वो भी कर सकते हैं। तो यूनिलैटरल इंटरवेंशन बाईपास यूएन मैकेनिज्म को ये बाईपास करते हैं, वीकनिंग सॉवरेनिटी नॉर्म्स, एग्जांपल यूएस मेरीटाइम क्वारंटीन ऑन वेनेजुला, है ना, कि कैसे यूएस जो है वो वहां पर, अभी आपने जैसे देखिए कि ईरान में कैसे बिना ईरान के वॉर स्टार्ट होने से पहले की मैं बात बता रहा हूँ आप लोग, आप लोग इसको न्यूज को फॉलो यदि कर रहे होंगे तो आप देखे होंगे कि वॉर स्टार्ट होने से पहले आप ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स में आप अपना एक युद्धपोत जहाज जो है वो वहां पर जाकर खड़ा कर देते हैं, ठीक है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम क्या है, अब्राहम लिंकन, है ना, उसको जाकर आप वहां पे खड़ा कर देते हैं। तो एक तरह से ये लीगल इरोजन है, मतलब किसी भी कंट्री के जो यूनाइटेड नेशंस के क्लॉज हैं, जो सॉवरेनिटी प्रिंसिपल है, उसको आप बिल्कुल ही नहीं मान रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जो है वो प्रोपोनेंट बन रहे हैं, यू आर बिकमिंग द प्रोपाउंडर ऑफ पीस। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हमें शांति चाहिए, दूसरी तरफ आप खुद ही जो है वो दूसरे कंट्रीज के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो खर्च कर रहे हैं वॉर में सिर्फ, ठीक है। एक तरफ आप गाजा पीस बोर्ड प्लान कर रहे हैं, एक तरफ आप 20 पॉइंट पीस प्लान या 21 पॉइंट पीस प्लान जो है वो आप रशिया यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता कर रहे हैं, है ना, आप बोल रहे हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है वो युद्ध विराम करा दिया, और दूसरी तरफ आप खुद ही जो है वो अटैक कर रहे हैं। तो ये लीगल इरोजन जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स की वजह से जो है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज एनर्जी वोलेटिलिटी, ऑयल सप्लाई डिसरप्शंस जो है वो ग्लोबल प्राइसेस बढ़ा सकती है, अभी भी वही सिचुएशन बना हुआ है, और वेनेजुला के ऊपर जो अटैक हुआ था उस समय भी ये सिचुएशन हमें देखने को मिला था। हर्टिंग इम्पोर्ट डिपेंडेंट स्टेट्स लाइक इंडिया, जो छोटे कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिनके पास ऑयल का रिजर्व नहीं है, उनका उनके कंट्री में क्या हो सकता है, तो एक तरह से ऑयल सप्लाई क्रंच की वजह से जो है वो डेवलपमेंटल फैक्टर्स जो है वो रिड्यूस हो सकता है ना, प्राइसेस जो है वो बढ़ सकती हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि ग्लोबल प्राइसेस जो है वो ऑयल के, है ना, पर बैरल जो है वो 90-95 डॉलर से जो है वो ज्यादा चला गया है, ठीक है। तो एक तरह से ये कोरोना के समय को जो है वो टच कर रहा है, जैसे कोविड के समय भी ₹100 $100 पर बैरल के हिसाब से जो है वो बिक रहा था। तो एनर्जी वोलेटिलिटी या एनर्जी क्राइसिस हमें देखने को मिल सकता है। मल्टीपोलर स्ट्रेस, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि धीरे धीरे वर्ल्ड जो है वो जियो पॉलिटिक्स में एक मल्टीलैटरलिज्म जो है वो धीरे धीरे एज्यूम हो चुका था, है ना, सब एज्यूम हो चुका था, है ना, एक तरह से एडजॉर्ब हो चुका था। पहले हम लोग क्या देखते थे कि बड़ी बड़ी जो है वो संस्था नहीं बनती थी, छोटी छोटी जैसे जो है वो इंस्टीट्यूशंस जो है वो बन रहे थे, लेकिन अब हम देख रहे थे कि मल्टीलैटरलिज्म के तहत
जैसे एससीओ का एक्सपेंशन हो रहा था, ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो रहा था, यूएन का एक्सपेंशन हो रहा था, कई सारे मल्टीलैटरल फोरम्स बन रहे थे जिस पर डिबेट डिस्कशंस किए जा रहे थे, इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन जो डूनरो डॉक्ट्रिन और जो अमेरिका का इस प्रकार से इन्फ्लुएंस दूसरे कंट्री के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है, उसके वजह से क्या हो गया कि ये जो मल्टीपोलैरिटी है वो फिर से संकुचित हो गया, स्ट्रेस्ड हो गया, है ना। ठीक है, क्या हो गया, तो सिकुड़ गया एक तरह से। तो स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिक्स कंस्ट्रेन इमर्जिंग पावर्स, एग्जांपल मुनरो डॉक्ट्रिन रिवाइवल इन लैटिन अमेरिका, ऐसे रिवाइवल की वजह से। नेक्स्ट इज हाइब्रिड प्रेसिडेंट, है ना। अब क्या हो गया इसके वजह से कि सैंक्शंस फ्यूज्ड विथ फोर्स नॉर्मलाइज कोर्सिव पावर प्रोजेक्शन। अब क्या हो गया, मान लीजिए कि आज कोई कंट्री, जो हम लोग ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि वेनेजुला जैसे कंट्री के ऊपर उसने अटैक कर दिया और वहां के रिसोर्सेज के ऊपर क्लेम जो है वो कर दिया, तो एक तरह से ये प्रेसिडेंट बन जाएगा इंटरनेशनली जो है वो, जहां पर हम मल्टीलेटरलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, यूएन जैसे ऑर्गेनाइजेशन में हम रिफॉर्म्स चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि कोई भी इस प्रकार का रिजोल्यूशन यूएन के तहत हो। ये एक प्रेसिडेंट सेट हो सकता है कि जहां पर एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर जो है वो किसी भी नॉर्म्स को वायलेट यदि वो करती है दूसरा कंट्री, तो एक बहाना बनाकर उसके ऊपर क्या कर दे, तो एक अटैक जो है वो कर दे। ठीक है, तो ये जो है वो एक हाइब्रिड प्रेसिडेंट जो है वो सेट कर सकता है। तो ये ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस, काफी अच्छे अच्छे इंप्लीकेशंस जो है वो लिखे हुए हैं, इसको आपको यूज करना है। लीगल इरोजन, एनर्जी वोलेटिलिटी, मल्टीपोलर स्ट्रेस एंड हाइब्रिड प्रेसिडेंट। ठीक है, इंप्लीकेशंस भारत के लिए क्या सब है इसके लिए। तो सबसे पहला है कि एनर्जी प्राइस वोलेटिलिटी, एनी डिसरप्शन इन वेनेजुएलन ऑयल प्रोडक्शन कैन टाइटन ग्लोबल सप्लाई एंड पुश क्रूड प्राइसेस अपवर्ड, जो उस समय हुआ और उसके बाद से अभी ईरान के केस में हमें देखने को मिलता है, जिसके वजह से भारत की इकोनॉमी जो है वो क्या हो सकती है, तो है ना, जो है वो इफेक्टेड हो सकती है। इसमें वेनेजुला के केस में उतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वेनेजुला से हम लोग जो है वो बहुत कम ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे, लेस देन 1% ऑयल जो है वो इंपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उनका हैवी क्रूड ऑयल है। और हमारे पास रिफाइनरी के पास जो है वो, हमारी रिफाइनरी के पास उतनी जो है वो एक्सपर्टीज नहीं है, बेसिकली टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट नहीं है कि हम उसको जो है वो क्या कर सकते थे। तो लेकिन जो वो कॉरिडोर था जहां से ऑयल्स जो है वो निकलती थी, या फिर सेकेंड इन या थर्ड इन पार्टी के तहत जो है वो हम लोग उसी ऑयल को, रिफाइंड ऑयल को जब हम लोग मंगाते थे, तो उस तरह से जो है वो क्राइसिस हमें देखने को मिल सकता था। Pressure on strategic autonomy, unilateral US sanctions highlight the diplomatic challenge for India to maintain balanced relationship with the major powers, है ना, while preserving its independent foreign policy stance। जो यूएस है उसके ऊपर, है ना, यूएस के ऊपर जो यूएस है वो उसके एक्शंस की वजह से भारत के ऊपर क्या हो सकता है, एक डिप्लोमेटिक चैलेंज आ सकता है कि कैसे वो वेनेजुला या दूसरे इस प्रकार के लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज जो है उसके साथ रिलेशन स्टैब्लिश करके रखे, और साथ ही साथ यूएस के साथ भी जो है वो एक तरह से मेजर पावर्स जो है उसके साथ भी जो है वो अपने रिलेशंस को कैसे बैलेंस करें। तो ये जो है वो एक तरह से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भारत का भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। नेक्स्ट इज रिस्क टू ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, है ना। अब यदि इस प्रकार के, यदि स्टेबिलिटी जो है वो नहीं रहेगी उस पर्टिकुलर एरिया में, तो भारत में भी जो एनर्जी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होंगे अब्रॉड से, वो क्या हो सकते हैं, तो है ना, श्रिंक कर सकते हैं। जैसे भारत की कंपनी है ओएनजीसी विदेश, है ना, ओएनजीसी विदेश एक कंपनी है वेनेजुला में, और यदि वेनेजुला के ऑयल्स को अब यदि यूएस बोल रही है कि हम यदि कंट्रोल करेंगे, तो इस प्रकार की एजेंसीज जो है उनको भी जो फंडिंग मिल रहा था या फिर जो इन्वेस्टमेंट मिल रहा था वो क्या हो जाएगा, तो बंद हो जाएगा, कंसिडरिंग कि नाउ एवरी oil and gas wells shall be controlled by the US only. नेक्स्ट इज चैलेंजेस टू सॉवर्जिनिटी नॉर्म्स, जो हमने ऊपर देखा एक तरह से कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इन्फोर्समेंट यदि किया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रेसिडेंट सेट कर देगा, और इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर जो हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम एंड रिजोल्यूशन ऑफ एनी डिस्प्यूट्स थ्रू डिस्कशन एंड डायलॉग जो है उसको प्रमोट करना चाहती है या उसको प्रमोट करते हुए आ रही है, उसके सॉवर्जिनिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट है ये। फॉर द ग्लोबल साउथ, आप जैसे वेनेजुला कंट्री यदि हम लोग इटसेल्फ देखें, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ ग्लोबल साउथ नेशन, जहां पर वो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग फेज में है, और भारत को एक तरह से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जो है वो कहा जाता है। तो यदि इस प्रकार के ग्लोबल साउथ नेशंस के ऊपर अटैक होता है और इंडिया उसके विरुद्ध में नहीं खड़ी होती है, तो भारत का जो एक तरह से स्टांस है ग्लोबल साउथ लीडर के रूप में, वो क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और इस प्रकार के दूसरे ग्लोबल साउथ के नेशन है, दे अगेन बिकम वनरेबल, कि कोई भी सुपर पावर किसी भी समय उनके ऊपर किसी भी मुद्दा को लेकर जो है वो अटैक करके उनका कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में ले सकती है। तो ये नियो कॉलोनिज्म या नियो इंपीरियलिज्म का जो है वो एग्जाम्पल हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वे फॉरवर्ड क्या सब हो सकता है कि अपने एनर्जी सेक्टर को हम लोग डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जैसे हम लोग ऑयल सप्लाईज जो है वो सिर्फ, है ना, वेनेजुला और दूसरे जो है वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के ऊपर ना रख के मिडिल ईस्ट और रशियन ऑयल के ऊपर जो है वो हम लोग फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग नॉर्म बेस्ड डिप्लोमेसी। ठीक है, हम लोग जो है वो जल्द से जल्द इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एडवोकेट कर सकते हैं कि भाई जो सॉवर्जिनिटी है उसको रीस्टोर किया जाए,
दूसरे कंट्री के इंटरनल मैटर्स में कोई भी इंटरवेंशन नहीं किया जाए, है ना, और इंटरनेशनल लॉ का जो है वो इस्तेमाल किया जाए, यूनाइटेड नेशंस जैसे फोरम का इस्तेमाल किया जाए डायलॉग बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के लिए। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक मल्टी अलाइनमेंट, और अलग अलग फोरम्स का इस्तेमाल किया जा सकता है जहां पर यूएस के साथ बैठकर ऑन बोर्ड डिस्कशन किया जा सकता है रिगार्डिंग दीज ऑल क्राइसिस दैट कैन हैपन पोस्ट यूएस ईरान और यूएस वेनेजुला, है ना, इस प्रकार के जो है वो अटैक्स की वजह से। जैसे एग्जांपल हो सकता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो क्वाड है, वहां पर इस मुद्दा को जो है वो इंगेज किया जा सकता है भारत के द्वारा उठाकर ब्रिक्स में, संघाई कोऑपरेशन एसोसिएशन में, ताकि इस प्रकार के जो सॉवर्जिनिटी के ऊपर अटैक है उसको क्या किया जा सके, तो कम किया जा सके। सेफ गार्डिंग ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, भारत जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट को क्या कर सकती है, तो सेफ गार्ड कर सकती है। ये आप ईरान वाले पॉइंट में भी हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे वन मोर देन $120 मिलियन जो है वो हमने चाबहार पोर्ट में जो है वो शाहिद बेइज्जती टर्मिनल को बनाने में जो है वो हमने एक्सपोर्ट किया, मतलब ये किया हुआ, इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट जो है, और यदि यूएस अटैक कर देती है और यूएस ये क्लेम करती है कि अब सरकार हम चलाएंगे, हम डिसाइड करेंगे कि क्या फेट होगा उस गवर्नेंस का, तो जो हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या हमारे तरफ से जो भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उस कंट्री के ऊपर, तो ये जो है वो एक तरह से क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और दूसरा क्या हो सकता है कि यदि इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट हम कंटिन्यू रखें तो यूएस फिर से हमारे ऊपर सैंक्शंस इंपोज कर सकता है। तो देयर इज अ टाइट रोप, है ना, जिसके ऊपर इंडिया को जो है डिप्लोमेसी में अभी वॉक करना है, कैसे हम अपने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को क्या कर सकें, तो सिक्योर कर सकें। And the last and the most important is the leadership of global south. Now India wants permanent membership in United Nations Security Council, we all know। तो इसको प्रमोट करने के लिए भारत हमेशा से ये बोलते आ रही है कि हम एक लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ के रूप में जो है वो हम देखते हैं इसको। और भारत ने जैसे G20 समिट न्यू दिल्ली में होल्ड किया था, है ना, 2023 में, तो हमने देखा कि अफ्रीकन यूनियन को हमने उसमें जो है वो जगह दी, ऐड करवाया हमने, ठीक है। तो इस प्रकार के ग्लोबल साउथ के नेशंस पे यदि ऊपर अटैक होता है और इंडिया यदि कुछ रिटेलिएशनरी वर्ड्स नहीं बोलती है, इसको कंडेम्न नहीं करती है, तो एक तरह से भारत का जो ये टैग है लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ का, वो एक तरह से क्या हो जाएगा, तो धीरे धीरे करके इसका इन्फ्लुएंस जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये मल्टीलैटरलिज्म को कहीं ना कहीं जो है वो क्या करेगा, तो इफेक्ट करेगा। कंक्लूजन क्या है, द यूएस ऑपरेशन इन वेनेजुला रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट turning point in international relations, highlighting the tensions between accountability for transnational crimes, है ना, कि जो जिस मुद्दे के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाकर यूएस ने क्या किया, तो वेनेजुला के ऊपर अटैक कर दिया कि अकाउंटेबिलिटी फॉर ट्रांसनेशनल क्राइम, कि क्या यूएस ही रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसनेशनल क्राइम को कम करने के लिए। यूनाइटेड नेशंस में हम लोग ले जाके अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी फॉर ट्रांसनेशनल क्राइम्स एंड फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ सॉवर्जिनिटी एंड नॉन इंटरवेंशन, ठीक है, कि क्या प्रिंसिपल ऑफ सॉवर्जिनिटी एंड नॉन इंटरवेंशन जो है वो अभी भी रेलेवेंट है या बिल्कुल ही अब समाप्त हो गया है। इट्स लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट विल डिपेंड ऑन हाउ द इंटरनेशनल कम्युनिटी रिस्पॉन्ड्स टू दिस प्रेसिडेंट, है ना, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे और दूसरे यूनाइटेड नेशंस के कंट्रीज जो है वो इसके ऊपर जो है वो एक तरह से, है ना, अपना जो है वो स्टेटमेंट देते हैं या फिर इसको कैसे देखते हैं। तो ये यूएस वेनेजुला के ऊपर जो है वो एक हॉलिस्टिक, है ना, हम लोगों ने डिस्कशन कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा यूएस से रिलेटेड एक और जो टॉपिक था जो भी आप बहुत चर्चे में था, वो क्या है कि यूएस का एक तरह से टेरिटोरियल एक्विजिशन और ग्रीनलैंड के ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश करना, ठीक है। अब ये न्यूज में क्यों था, तो रिसेंटली हमने देखा कि यूएस जो है वो मिलिट्री ऑपरेशंस हुए वेनेजुला में, जिसको ऊपर हमने पढ़ लिया, और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उन्होंने रिटेरिएट किया कि ग्रीनलैंड जो है वो यूएस का अभिन्न हिस्सा रहा है, पहले भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में भी हमारा वहां पर मिलिट्री बेस हुआ करता था, हम उसको यूज करते आ रहे थे, और अब हम इसको चाहे आइदर बाई हुक और क्रुक, मतलब या तो हम जो है वो पैसे देकर जो है वो हम न्यूज डेनमार्क से जो है वो खरीद लेंगे, और या नहीं तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम जो है उसको क्या करेंगे, मिलिट्री कंट्रोल स्टैब्लिश कर लेंगे, मिलिट्री का इस्तेमाल करके, जैसे हमने वेनेजुला में किया वैसे हम इसको स्टैब्लिश कर लेंगे। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि यूएस जो है वो आर्कटिक रीजन में भी जो है वो अपना इन्फ्लुएंस एक तरह से बढ़ाना चाहता है। हिस्टोरिकल पैटर्न्स क्या सब रहे हैं यूएस टेरिटोरियल एक्सपेंशन के, तो सबसे पहला है लुइसियाना परचेज, है ना, डबल्ड यूएस टेरिटरी, यूएस के टेरिटरी को इसने क्या किया, तो एक तरह से दुगुना कर दिया, और मिसिसिपी जो है नदी और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उसके ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश हो गया यूएस का, जिसकी वजह से ट्रेड में यूएस को जो है वो एक तरह से हमें बेनिफिट देखने को मिला है। लुइसियाना परचेज, आप लोग इसको मैप में जाकर देखेंगे कहाँ पे है ये।